चलते हैं। ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है, ईरान का हॉर्मूज पर बड़ा बयान सामने आया है। हॉर्मूज से जुड़े हालात नहीं बदलेंगे, ये यहाँ पर ईरान कह रहा है। उचित समझौता होने तक यथास्थिति बनी रहेगी, यानी कि हॉर्मूज पर ईरान फिलहाल कब्जा एक तरह से करे रहेगा, उसे जिस तरह से बंद रखा हुआ है वो रखेगा। और साथ ही ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई सैन्य जहाज वहां से गुजरेंगे तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद में बातचीत सफल नहीं हो पाई है और जेडी वेंस बिना सहमति के, बिना किसी एग्रीमेंट के ही अमेरिका वापस लौट गए। तो जो उम्मीद की जा रही थी कि युद्ध विराम जो है वो और आगे बढ़ेगा, युद्ध थम जाएगा, उस बातचीत को, उस उम्मीद को कहीं ना कहीं झटका लगा है। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इस बातचीत पर ईरानी विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। कुछ मुद्दों पर प्रगति हुई है पर मतभेद बरकरार है, ये बागई का कहना है। 2-3 अहम बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई है, ये भी उनका कहना है। बिना समझौते के खत्म हो गई है बातचीत, राष्ट्रीय हितों की रक्षा ईरान खुद करेगा। हॉर्मूज के मुद्दे पर चर्चा हुई है, ये बागई ने कहा है। पाकिस्तान समेत सहयोगियों से चर्चा जारी है। एक बैठक में समझौता मुश्किल है और बातचीत लंबी प्रक्रिया है, तुरंत नतीजे नहीं आएंगे। तो राजीव रंजन के पास हम चलेंगे। राजीव, ये जो बयान बागई का सामने आया है ये थोड़ी उम्मीद पैदा करता है, क्योंकि उसमें वो खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि एक दौर की बातचीत जो है उसमें मामला नहीं सुलझ पाता है और आगे भी बातचीत खुली रहेगी, और कुछ मुद्दों पर सहमति का इशारा भी वो कर रहे हैं। राजीव, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है और एक सकारात्मक संदेश है, और दुनिया भर का जो दबाव है कि किसी तरह ये युद्ध थमे, अस्थायी शांति हो, उसी का नतीजा। और सबसे बड़ी बात जो है, जो गतिरोध जो पैदा हो रहा है वो 2-3 मुद्दों को लेकर गतिरोध पैदा हो रहा है। अमेरिका का ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए पूरी तरह से, लेकिन ईरान का ये कहना है कि जब तक इजराइल जो है लेबनान पर हमला बंद नहीं करता तब तक हम नहीं खोलेंगे। वहीं अमेरिका का ये भी कहना है कि आप परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर दिए ईरान को। ईरान का ये कहना है कि हम जो परमाणु कार्यक्रम है हमारा नागरिक उद्देश्यों के लिए है और हम यूरेनियम के इनरिचमेंट के अधिकार को हम छोड़ नहीं सकते। किसी भी देश, संप्रभु देश का ये अधिकार होता है। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं जिसको लेके मतभेद बना हुआ है। ईरान का यह भी कहना है कि जो प्रतिबंध की वजह से 120 बिलियन डॉलर जो कई दुनिया के कई मुल्कों में जब्त किए गए वो पैसा जो रिलीज किया जाए। अमेरिका का ये कहना है कि पहले मामला का सेटलमेंट हो जाए, कुछ अच्छे नतीजे निकले, उसके बाद हम करेंगे। तो कुछ पेज बचा हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अमेरिका और ईरान जो है एक साथ बैठकर, आमने सामने बैठकर और एक सकारात्मक संदेश के साथ अगर बातचीत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये दो या 3 राउंड में मामला नहीं सुलझता है, इसमें कुछ और राउंड की बातचीत होगी और उसके बाद जो है हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। बिल्कुल राजीव, क्या कहीं ये इशारा मिल रहा है इसमें कि ईरान थोड़ा झुक भी सकता है आगे आने वाले दिनों में? बिल्कुल नहीं, ईरान कहीं भी झुकने वाला नहीं है। वजह है कि इस जंग ने दिखा दिया है कि ईरान की जो भौगोलिक स्थिति है, दुनिया की जो आर्थिक नब्ज जो है उसने पकड़ रखी है और उसी का नतीजा है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। उसके पास जब आधी से अधिक अभी मिसाइल की ताकत, ड्रोन ताकत बची हुई है। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास क्या है? अभी अमेरिका के पास बॉम्ब है, मिसाइल है, ताकत है, लेकिन अमेरिका जो है पूरे इस लड़ाई को एक लिहाज से अपने लेवल पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। और ईरान के पास वैसे भी अब खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। और अमेरिका को जिस तरह से बातचीत के टेबल पर लेके आया ईरान, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरह की उसने अपनी मारक क्षमता दिखाई, जिस तरह की ताकत दिखाई, डिएगो गार्सिया से लेकर इजराइल तक, और जो वहां के खाड़ी देशों में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उसको भी हिट किया, उसने अपनी ताकत दिखाई है। तो जाहिर सी बात है कि ईरान झुकने वाला नहीं है, घुटने टेकने वाला मजबूर नहीं है। वो साफ तौर पर अमेरिका को मजबूर कर देगा ऐसी हालात में कि उसे समझौता करे। बिल्कुल, कमर आगा साहब और आनंद आहूजा सर दोनों हमारे साथ यहाँ पर बने हुए। कमर आगा सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। ये जो बात यहाँ पर सामने आई है, जिस तरह से हमने देखा कि ये कहा गया है कि बातचीत लंबी प्रक्रिया है, तुरंत नतीजे नहीं निकलेंगे, लेकिन पाकिस्तान समेत तमाम सहयोगी जो है उनसे चर्चा जारी रहेगी। जी देखिए, पिछली दफे जब JCPO यानी अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत हुई थी और न्यूक्लियर डील बाद में साइन हुई थी, उसमें बहुत समय लगा था। कई महीने के बाद जाके ये कंक्लूड हुई थी। जटिल मुद्दे हैं,
हरमुज का बढ़ गया है। पहले तो हरमुज था नहीं, स्ट्रेट ऑफ हरमुज, अब वो भी जुड़ गया है और कई एक चीज़ें जुड़ गई हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें टाइम लगेगा। दोनों चाहते हैं कि बातचीत हो। दोनों देश जो है युद्ध के पक्ष में नज़र नहीं आते मुझको, इसलिए कि दोनों का काफ़ी नुकसान पहुंचा है। पब्लिक सपोर्ट भी नहीं है अमेरिका में। और फिर दूसरी बात ये भी है, इस समय जान के अमेरिका का, जो मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, बाइंग टाइम अमेरिका की टैक्टिक्स इस वक्त है कि ताकि इजराइल लेबनान के अंदर जो उसके लक्ष्य हैं, खासतौर से वो चाहता है कि 25 किलोमीटर अंदर आ जाए और वहाँ पे वो अपनी सुरक्षा के लिए वो एक बफर जोन बनाना चाहते हैं। लितानी रिवर तक का कब्जा करना चाहते हैं, जिसमें वो कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, लगातार बॉम्बिंग भी कर रहे हैं। अमेरिकन चाहते हैं कि वो लक्ष्य पूरा हो जाए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद इजरायली डेलीगेशन भी पाकिस्तान में आएगा और वो भी इस हिस्से का पार्ट बनेगा, क्योंकि इस युद्ध में इजराइल भी है शामिल। तो ये एक ट्राइपैट्राइट टॉक होगी। ये और जटिल मुद्दा है, काफ़ी समय लगेगा इसके अंदर। अब ईरान बात नहीं करता इजराइल के साथ, ना बात करेगा, वाया मीडिया होगा, क्या होगा, वो एक मैकेनिज्म डेवलप होगा। तो इसमें ये चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि सभी इच्छुक होंगे, इसलिए कि उसका सीधा असर, और ईरान के पास ये एक कार्ड है, बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड है, जिसका वो पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि अमेरिकन इकनॉमी वीक है और अगर हॉर्मुज नहीं खुलता तेल की कीमतें बढ़ती हैं। नवंबर में इलेक्शन भी होना है अमेरिका के अंदर और उस इलेक्शन मिड टर्म पोल्स हैं, उसके अंदर अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प की पब्लिक सपोर्ट जो है बहुत नीचे हो गई है, डर इस बात का है कि वो इलेक्शन हार भी सकते हैं। और इस वजह से भी अमेरिका चाहेगा कि जल्दी बातचीत हो, कुछ मध्य स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले ताकि तेल की सप्लाई बने। 20% तेल यहाँ से जाता है, उसके अलावा और दूसरे प्रोडक्ट भी हैं और फिर फर्टिलाइजर और इनकी भी कमी है। तो ये सारी चीजें हैं, दोनों पे प्रेशर। कमर आगा सर, आनंद आहूजा सर, आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान आगे आने वाले दिनों में खोल सकता है, या फिर हॉर्मुज से ही अब नई जंग की शुरुआत आपको होती हुई नजर आ रही है? दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे आगा साहब ने कहा कि मुद्दे जो हैं बड़े जटिल हैं, लेकिन जटिल के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि उसमें ईगो भी बहुत इन्वॉल्व है। सिर्फ अगर जटिल होते तो शायद इतना मुश्किल ना होता, लेकिन जटिल के साथ साथ जब ईगो इन्वॉल्व हो गई है तो उसमें ये थोड़ा चांसेस हैं कि ये थोड़ा आगे लटक जाए। बाकी मेरे हिसाब से कोई ऐसा मसला इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हो रहा जो अल्टीमेटली डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू सॉल्व ना हुआ हो। चाहे आप वर्ल्ड वार फर्स्ट ले लीजिए, सेकंड ले लीजिए, कोई भी वार ले लीजिए, उसको समय जरूर लगता है, किसी को 4 साल लगे, किसी को 5 साल लगे, लेकिन अल्टीमेटली किसी भी वार का जो एंड रिजल्ट है वो नेगोशिएटिंग टेबल पे ही हुआ है। मैं आगा साहब ने एक बात कही वो जो बहुत अच्छी लगी और मैं उस पर बहुत सहमत भी करता हूं उनसे, कि जो पाकिस्तान को मेरे हिसाब से जो बोर्ड ऑफ पीस गाजा के अंदर इन्वॉल्व किया गया, उसके पीछे शायद अमेरिका का एक ये भी मुद्दा था कि इजराइल और पाकिस्तान के थोड़े रिलेशन आपस में इम्प्रूव हों। इजराइल की हेजिटेशन थी, इजराइल इस बात के फेवर में नहीं था कि पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस जो गाजा का बना उसमें शामिल किया जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कन्विंस किया और उसके पीछे राज यही था। अब्राहम अकॉर्ड को एक्सपैंड करना ये भी अमेरिका की एक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन मैं इसके साथ एक बात और भी जोड़ूंगा कि ये जो इजराइल और ईरान की भी जो प्रॉब्लम हुई है और इजराइल और ईरान और यूएसए की भी जो प्रॉब्लम हुई है 1979 के बाद हुई है। अगर हम उससे पहले का इतिहास उठा के देखें तो चाहे ईरान और यूएसए के रिलेशन बहुत अच्छे थे, और इजराइल को भी ईरान जो है 1948 में सेकंड कंट्री था टर्की के बाद जिसने उसको रिकॉग्नाइज किया एज इंडिपेंडेंट नेशन। और उसके बाद अगर हम देखें जब पैन अरब मूवमेंट नासिर इजिप्ट के जब नासिर थे उन्होंने चलाई, तो उस वक्त ईरान जो है टोटल आइसोलेशन में हो गया मिडल ईस्ट के अंदर। और उस वक्त अगर ईरान का कोई मित्र था मिडल ईस्ट के अंदर, तो आगा साहब इसको मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि वो उस वक्त सिर्फ इजराइल ही
ईरान का एक मित्र था मिडल ईस्ट के अंदर, और फिर नासिर के बाद हुस्न मुबारक, नासिर के बाद अनवर सादत आए, अनवर सादत के बाद हुस्न मुबारक आए। तो उस पीरियड के अंदर हम देखें तो ईरान जो है टोटली मिडल ईस्ट के अंदर अरब कंट्रीज के साथ आइसोलेटेड था, लेकिन इजराइल के क्लोज था। तो ये 1979 के अंदर जब रेवोल्यूशन आई और फंडामेंटलिस्ट आए, तो ये सारा नक्शा जो है उस वक्त बिगड़ा। और उसके बाद तो अभी भी मुझे लगता है, क्योंकि जब ट्रम्प ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने फंडामेंटलिस्ट जो 100 से ऊपर फंडामेंटलिस्ट को हटा दिया है और इन ए वे रजीम चेंज हो गया है और अब लेस फंडामेंटलिस्ट हैं या मॉडरेट किस्म के लोग ईरान में हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मामला जो सर आनंद आहूजा सर, आपको रोकना होगा मुझे क्योंकि अब वक्त मेरे पास इतना ही था। कमर आगा सर, आनंद आहूजा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बहुत अहम जानकारियां आपने हम लोगों के साथ साझा की है यहाँ पर। तो फिलहाल ये बातचीत विफल जरूर हो गई है, लेकिन दोनों ही पक्ष ये कह रहे हैं कि आगे उम्मीद की जा सकती है।